Okay, good morning and welcome back. So, we are again online to begin the fag end of the chapter. Fag end of the chapter इसलिए मैंने बोला क्योंकि देखो हमने लास्ट क्लास में ये डिस्कस किया था एंड दैट इज कि अगर एक ऑसिलेशन को हम फोर्स करें और ये फोर्स ऑसिलेशन बहुत जगह होता भी है, जैसे जैसे एक तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि सोल्जर्स व्हाइल क्रॉसिंग अ ब्रिज, एक तुम लोगों ने चीज पढ़ा होगा एंड दैट इज सोल्जर्स व्हाइल क्रॉसिंग ए ब्रिज आर एडवाइज्ड टू ब्रेक द स्टेप्स। अब उसका रीजन समझो, याद करके देखो, मैंने उस दिन समझाया था कि अगर मान लो एक पेंडुलम है और पेंडुलम यूं गया वापस आया और तुमने मान लो उसी टाइम उसको पंप किया, इन दैट केस क्या होगा, हर बार पेंडुलम का जो ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ता जाएगा, लाइक दिस। अभी देखो और बढ़ गया एम्पलीट्यूड, और बढ़ गया एम्पलीट्यूड, और बढ़ गया एम्पलीट्यूड, इस तरीके से। तो देयरफॉर अगर मान लो तुम एक पर्टिकुलर चीज को उसके अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी में एक्साइट करोगे, एक्साइट मतलब पुश करोगे या उसको एक्सटर्नल फोर्स दोगे, इन दैट केस क्या होगा, हर बार उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा क्योंकि तुमने कुछ वर्क डन किया और उसको सपोर्टिंग वर्क डन किया, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने वाला वर्क डन किया, यानी क्या होगा, हर बार उसका एम्पलीट्यूड बढ़ता जाएगा एंड इट विल गो ऑन लाइक दैट। ठीक है। Now what happens is that, let us say soldiers are marching. Now when the soldiers are marching, as you know, they put their steps and thump the steps on the ground, ऐसे करके, फिर इस तरीके से। अब देखो हर सोल्जर अगर उसी टाइम पे, देखो ये लोग सब सालों साल से जो है ना कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करते हैं। कभी अगर सोल्जर के मूवमेंट के एकदम बिल्कुल बगल में देखना जरा, बिल्कुल देखने एकदम धड़ से आवाज आता है ऐसे यूं, यानी उनके जो पैर है ना सबके एकदम इकट्ठे गिरता है जमीन पे ऐसे। अब उसके बाद नेक्स्ट पैर उठ गया, अब वो भी जाके, यानी देखो क्या हो रहा है, यानी देखो क्या हो रहा है कि ये जो स्टेप्स सोल्जर दे रहे हैं तो हर बार वो फोर्स भी दे रहा है। बाय चांस मान लो सोल्जर्स के जो स्टेप का फ्रीक्वेंसी है वो अगर उस ब्रिज के नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए, इन दैट केस क्या होगा, ब्रिज पहले ऑसिलेट करेंगे, फिर और ऑसिलेट करेंगे, फिर और ऑसिलेट करेंगे, फिर और ऑसिलेट करेंगे, और ऑसिलेट करेंगे, और हर बार एम्पलीट्यूड बढ़ता जाएगा तो ब्रिज टूट सकता है। तुम बोला है क्या बात कर रहे हो, 100 सोल्जर्स ब्रिज के ऊपर से जा रहे हो, उससे ब्रिज टूट जाएगा। मैं कहता हूं कि 100 सोल्जर्स छोड़ो, मैं एक तुमको दिखाऊंगा अभी वीडियो। Okay, in the meanwhile, Devrat has asked a question. I will take that up a little bit while later on. I will show you a video right now, जिसमें देखना ये feasible है क्या, कि अगर मान लो सोल्जर्स के, ये देखो ऐसे, ये वाला मार्चिंग का फ्रीक्वेंसी अगर ब्रिज के साथ मिल जाएगा तो वही होगा जो पेंडुलम में होता है कि थोड़ा फोर्स दो, फिर और फोर्स दो, फिर और फोर्स दो, और फोर्स दो, और फोर्स दो, तो इस तरीके से एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। और देखो ब्रिज का एक मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बर्दाश्त करने की कैपेबिलिटी होता है, अगर उससे भी बियॉन्ड तुम अगर एम्पलीट्यूड करा दोगे तो ब्रिज टूट सकता है। ठीक है, तुम लोग क्या बात करो, ब्रिज पे तो 10 गाड़ियां चल रही है उससे कुछ नहीं हो रहा है, और 100 सोल्जर्स चले गए उससे हो जाएगा। वो टोटल गाड़ियों के वेट के तो 100 भी नहीं होगा शायद सोल्जर्स के वेट। देखो इसमें वेट से नहीं टूट रहा है, द ब्रिज इज नॉट ब्रेकिंग बिकॉज ऑफ वेट, the bridge is not breaking because of some force or stress or whatever, no, it is breaking because of oscillations। ठीक है, इसका मैं दो मेजर इंसिडेंट बताऊंगा एंड दैट इज, एक बार एक बहुत बड़ा दुखद इंसिडेंट हुआ था, ये मैं सॉलिड चैप्टर में थोड़ा दोबारा बताऊंगा। एक मतलब यूएस का इंसिडेंट था, चलो ये इंसिडेंट छोड़ो, आई मीन दैट वी विल डिस्कस इन सॉलिड चैप्टर। एक और इंसिडेंट बताता हूं, एक इंसिडेंट इंटरेस्टिंगली हुआ था एंड दैट इज, एक बार यूएस में एक ब्रिज ऐसे ही टूट गया। ऐसे कैसे टूट गया, हुआ क्या कि उस दिन विंड्स चल रहे थे, तूफानी नहीं, सिंपल विंड्स, जैसे डे टू डे विंड्स होता है, और उससे ब्रिज एकदम से शेक करने लगा, और करते 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 वो पूरा ही टूट गया। ये भी फोर्स की वजह से नहीं टूटा, कोई तूफानी हवा भी नहीं था,
इंटरेस्टिंगली ये कैप्चर हुआ था बाय अ कैमरामैन, ही हैज एक्चुअली गॉन फॉर फोटोग्राफी, और फोटोग्राफी करते करते उनको नजर आया कि अरे क्या हो रहा है ब्रिज के साथ, तो उसने उस पूरे चीज को कैप्चर किया था, तभी हमें पता है। और ये बहुत पहले की कैमरा है, देखना ब्लैक एंड व्हाइट इसका पूरा वो है, मैं भी दिखाऊंगा थोड़ा देर में। उसमें हुआ क्या था ना, देखो जब विंड ब्लो करता है ना, तो इसको रियलाइज करो, जब विंड ब्लो करता है तो देखा होगा एक फ्लैग फ्लटर करता है, और एक चीज और देखा होगा कि जब विंड बड़े धीरे धीरे ब्लो करता है ना, तो देखना फ्लैग भी ऐसे ऐसे फ्लटर करता है, यानी स्लो मूविंग विंड की कॉरेस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होता है दैट इज वेरी लेस, ठीक है ना। तो देखा होगा फ्लैग ऐसे ऐसे हिलते डुलते रहते हैं, लेकिन यही विंड जब फास्ट हो जाता है तो देखा होगा वही फ्लैग ऐसे ऐसे फ्लटर करता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि फास्ट मूविंग wind is associated with a larger frequency and a slow moving wind is associated with a lower frequency. Yani moving wind has some kind of an associated frequency with it. अब क्या हो गया, वो associated frequency अगर मान लो ब्रिज के बराबर हो जाए तो वही होगा जो उस दिन दिखा रहा था मैं ग्लास के साथ, तो ब्रिज का ऑसिलेशन बढ़ता जाएगा और बढ़ते बढ़ते ब्रिज टूट सकता है। इसके एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल मैं अभी थोड़ी देर बाद वीडियो में दिखाऊंगा। अब मैं बता दूं इसके इतिहास। हुआ क्या था कि जब ये ब्रिज टूटा ना, तो लोगों को लगा अरे इसमें करप्शन हुआ होगा, ब्रिज को जो है थर्ड क्लास मटेरियल से बनाया होगा, डिफेक्टिव होगा, जो भी व्हाटएवर। तो गवर्नमेंट ने कमेटी बैठाया, यूएस गवर्नमेंट एट दैट टाइम, कि भाई ये ब्रिज कैसे टूट गया, इतना मजबूत ब्रिज है और है ना कई साल से चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई क्रैक नहीं, कुछ नहीं, एकदम शाम को एकदम से टूट गया। तो जब इंक्वायरी बैठाया गया तो जो ब्रिज के टूटा हुआ जो टुकड़े थे जो नदी के नीचे रह गया था, उनको निकाल के लैब में ले गया कि भाई कहीं ऐसा नहीं कि बहुत बेकार टुकड़े से ब्रिज बनाया गया ना। जब देखा गया तो देखा गया कि बहुत अच्छे मटेरियल से बनाया गया और उनके मजबूती बहुत जबरदस्त था, यानी मजबूती की वजह से तो टूट ही नहीं सकता ये ब्रिज। क्यों? क्योंकि ब्रिज पूरा खाली था। ब्रिज में ऐसे भी नहीं कि कोई लोड आ गया है ना, बहुत सारे ट्रक आ गए, लोडेड आ गया जैसे इंडिया में होता है कई बार, ठीक है, वो भी नहीं था, खाली ब्रिज था ऑलमोस्ट, और टूट गया। अब वो कैसे टूटा वो वीडियो में कैप्चर्ड है, तो मैं आज वो वीडियो दिखाऊंगा, और आज कोशिश करता हूं कि मैं आज सिर्फ स्क्रीन शेयर ही नहीं करूंगा, उसको रिकॉर्डिंग मोड में भी डालता हूं, देखता हूं क्या होता है, और मैं कोशिश करता हूं कि आज साउंड भी आ जाए। वैसे साउंड का उसका जरूरत नहीं है, मैं उसका खुद ही बता दूंगा क्या हो रहा है, तो आई थिंक दैट वुड बी गुड। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे थोड़ी देर के लिए रिकॉर्डिंग पॉज भी ऑन करता हूं, देखता हूं उससे क्या इफेक्ट होता है। ओके, अब एक चीज बताओ कि आर यू एबल टू सी इन फुल स्क्रीन द डिस्क्रिप्शन? कोई बताओ जरा। नो सर, सर कुछ भी नहीं दिख रहा। लेकिन मैंने स्क्रीन शेयरिंग तो किया है, फिर क्यों नहीं दिख रहा है? फिर से करूं? अब दिख रहा है कुछ? अब हो गया सर। चलो ठीक है, अब ये बताओ कि साउंड आ रहा है या नहीं, बताइए, देखो जरा। एक सेकेंड, स्टॉप शेयर, शेयर स्क्रीन, ठीक है। अभी बताओ इसका साउंड आ रहा है? साउंड आया क्या? कुछ साउंड आया सर था? थोड़ा बहुत तो आया था, कुछ एक सेकंड, मैं थोड़ी देर और प्ले करता हूँ, जरा देखो। हाँ, कुछ आवाज आया था? कमेंट्री, वीडियो का कमेंट्री इसमें? लेस देन 20 डेसिबल, 20 डेसिबल से भी नीचे। अच्छा, अब पता नहीं, जो भी है, चलो कोई नहीं, मैं वीडियो को छोड़ देता हूँ, मैं खुद ही बता दूंगा क्या करना है इसमें।
चलो नाउ लेट मी शेयर. अच्छा, इनिशियल पार्ट ऑफ द वीडियो इज एक्चुअली क्या हो गया, अब आ रहा है. हाँ, तो इनिशियल पार्ट ऑफ द वीडियो इज एक्चुअली व्हाट ऑन द हाउ द ब्रिज वाज मेड, और उसके पूरा डिस्क्रिप्शन दिया कि इतने बड़े बड़े स्टील गार्डर्स यूज किया गया था, मोटे मोटे एंड सो ऑन. लेकिन लेकिन नवंबर 7, ये दिख रहा होगा अभी, 1940 में एक फोटोग्राफर वहां से जो जा रहा था. अब देखो ब्रिज का हालत देखो कैसे स्वे कर रहा है, ठीक है ना. ये देखो ब्रिज का हालत, अब देख के विश्वास होगा. देख रहे हो, एक गाड़ी है, वो एक्चुअली ना गलती से एक रह गया था उसका भी कुछ स्टोरी है कि वो बंदा जो है ना गाड़ी से बाहर आ गया, फिर वो सडनली रियलाइज किया कि अरे मेरा कुत्ता तो गाड़ी के अंदर रह गया. फिर वो वापस गया, जबकि सब लोगों ने मना किया कि देखो ये ब्रिज टूट जाएगा, बट देन ही कुड मैनेज टू रिट्रीव द डॉग एंड कम बैक अभी. तो ये सब कहानियां हैं, पर चलो वो तो अलग चीज है. बट द इशू इज दैट जरा इस वीडियो को देखो, ब्रिज का क्या हाल है. एक ब्रिज ऐसे हालत में हो सकता है, कभी देख के विश्वास किया होगा, मतलब इसके पहले बिना देख के कभी आगे विश्वास, पहले कभी विश्वास किया होगा. देखो हुआ क्या, ये जो विंड उस दिन ब्लो कर रहा था ना, वो फ्रीक्वेंसी या उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी और ब्रिज का जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो लगभग बराबर निकला. तो वाइब्रेशन स्टार्ट हुआ और फिर वो बिल्डअप होता गया. तो पहले तो धीरे धीरे, फिर बाद में तेज तेज होते 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 एंड देन द ब्रिज कोलैप्स्ड. तो अभी ये पूरा वीडियो तुमको दिख रहा होगा कि कैसे कैसे कोलैप्स किया. देख रहे हो क्या हालत है, ये देखो ना, जस्ट लुक एट इट. और ये अभी बस टूटने वाला सिचुएशन में आ चुका है ऑलमोस्ट. वो एक बंदा दिख रहा होगा, दिख रहा आते हुए दिख रहा है, वो वही बंदा जो मैंने बोला था जिसका गाड़ी अटक गया. अगर ध्यान से देखो, देखना एक गाड़ी भी जो है ना स्वे कर रहा है. अब मुझे नहीं पता, मैं अगर कर्सर ले जाऊंगा तो दिखेगा ही नहीं दिखेगा. ये देखो यहाँ, अच्छा अब तो चला गया. अब देख रहे हो, जस्ट लुक एट द स्विंग ऑफ द ब्रिज. हाँ, ये वही गाड़ी है जो अटक गया था, और उसी गाड़ी में कुत्ता भी बाई चांस रह गया था, और फिर उसको लेने के लिए दोबारा गया था एक बंदा. और उसका, उस बंदे का चलने का वीडियो भी है, अगर तुम लोग थोड़ा और सर्च करो तो मिल जाएगा. वो मुश्किल से ऐसे 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 करके चल रहा था. क्यों, ब्रिज इधर उधर हो रहा है, बट शायद उसका नहीं है, इस वीडियो में नहीं है. बट इसके कई सारे वीडियोस है, काफी बड़ा वीडियो है, इसका एक पार्ट इन्होंने दिखाया. ऐसे बहुत सारे हैं. हाँ ये देखो टूट गया. नॉट ए सिंगल व्हीकल ऑन द ब्रिज. ब्रिज में कोई लोड नहीं है, बहुत मजबूत ब्रिज, अच्छे क्वालिटी के गार्डर्स यूज किया गया स्टील के. ब्रिज की जो बेस बनाने का जो मजबूत मटेरियल था वो बहुत मजबूत था. वो बाद में ये जो ब्रिज का मटेरियल गिर गया ना, ये बाद में नदी से निकाला गया था और लैब में टेस्ट करके दिखा गया कि नंबर 1 क्वालिटी है, सब कुछ बढ़िया है. लेकिन फिर भी देखो कैसे ब्रिज कोलैप्स कर गया. क्यों कोलैप्स किया? एज आई सेड, जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीजन. ठीक है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीजन. ठीक है, एंड दैट इज उसके फ्रीक्वेंसी जो है मैचिंग हो गया था. ठीक है ना. तो दैट्स द आइडिया व्हाट इज कॉल्ड एज फोर्स्ड वाइब्रेशन. चलो अब हम स्टॉप शेयर कर देते हैं, वी कैन कम बैक नाउ. अच्छा, निष्ठा सेज कि व्हेन यू क्लिक द शेयर ऑन, तो क्लिक ऑन द शेयर कंप्यूटर साउंड. चलो ठीक है, अब कभी कभी शेयर करूंगा तो है ना, मे बी वी कैन हैव अ लुक एट दैट साउंड ऑप्शन आल्सो. वैसे साउंड का कोई जरूरत नहीं था, मैंने खुद ही बता दिया एक्सप्लेनेशन सारा. बाकी जब फुर्सत में तुम लोगों को टाइम मिलेगा तो अपने आप देख लेना. अच्छा अब देखो, देव हैज आस्क्ड अ क्वेश्चन दैट वो क्रिटिकल डैम्पिंग में एक चीज समझ में नहीं आई कि अगर उसमें ऑसिलेटिंग सिस्टम का ग्राफ नेगेटिव नहीं जाएगा तो ऑसिलेट ही क्यों करेगा. देखो बेटे, याद करके देव, मैंने बताया था कि एक तरीके से देखें तो ऑसिलेट कर ही नहीं रहा, बट कुछ मूवमेंट तो होगा ना. तो मैं उस मूवमेंट को प्लॉट किया था. उसको एग्जैक्टली ऑसिलेशन कहना इज नॉट अ वेरी गुड थिंग. क्यों? क्योंकि वो दूसरी तरफ जाएगा ही नहीं. उसके जो मैथमेटिक्स बनता है ना, उसके हिसाब से वो दूसरी तरफ जाएगा ही नहीं. समझे ना वो चीज. तो देयरफॉर इट्स मोर मैथमेटिकल. हमें और प्रैक्टिकली तो जाएगा इसलिए नहीं क्योंकि हमने इतना ज्यादा डैम्पिंग दे रखा है कि वो देखना उसके पहले ही रुक जाता है. यानी अगर एक ए तक ले जाओ और छोड़ दो तो देखना वो जीरो भी नहीं आता है. जीरो कब आता है पता है? इनफाइनाइट टाइम बाद आता है. तो यानी जीरो ही नहीं होगा, माइनस है तो बात की बात है या नहीं. लेकिन अगर डैम्पिंग कम होता है ना,
तो दैट केस क्या होगा, ए से स्टार्ट करेगा तो कुछ माइनस में भी जाएगा, माइनस ए पे तो नहीं जाएगा क्योंकि डैम्पिंग है, बट माइनस ए बाई 2, माइनस ए बाई 3, माइनस ए बाई 4 कुछ कुछ जाएगा, फिर माइनस से फिर प्लस भी आएंगे, फिर वो अगर पिछले बार माइनस ए बाई 2 था तो फिर अब प्लस ए बाई 2 नहीं होगा, प्लस ए बाई 4 हो जाएगा, प्लस ए बाई 5 होगा, कुछ होगा, फिर अगले बार ए बाई 5 से भी कम, फिर उसके अगले बार उससे भी कम, एंड सो ऑन। सो दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद लो डैम्पिंग। ये मैं पिछले क्लास का जो डिस्कशन किया था उसके कंटेक्स्ट में बता रहा हूं। आज के कंटेक्स्ट में मैं कुछ और बता रहा हूं, एंड दैट इज द आइडिया ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेशन। तो फोर्स्ड ऑसिलेशन में एक चीज मैंने समझाया था, एंड दैट इज कि अगर मान लो तुम ऑसिलेशन कर रहे हो बट ऑसिलेशन नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे नहीं कर रहे हो, इन दैट केस क्या होता है, फिर एम्पलीट्यूड कंटीन्यूअसली नहीं बढ़ता, फिर पता है क्या होता है ना, वो तुम फोर्स कर रहे हो। जैसे मान लो पेंडुलम को वो किया, अब पेंडुलम आया तो उसके पहले मतलब पेंडुलम उस तरफ गए नहीं पूरा, उसके पहले ही तुमने मान लो हिट कर दिया, तो देखना फिर वो ऐसे, फिर ऐसे करके फिर डिस्टर्ब हो गया, फिर बीच में ऐसे आ गया डिस्टर्ब, तो करते 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 फाइनली देखना ऐसे ऐसे होगा इस तरीके से, यानी उसके ऑसिलेशन का पैटर्न थोड़ा सा बिगड़ जाता है, उसके पैटर्न जो है थोड़ा सा बिगड़ जाता है। बिगड़ के क्या होता है ना, बिगड़ने के बाद इट सेटल्स टू अ फाइनल ऑसिलेशन विद फ्रीक्वेंसी इक्वल टू द एक्साइटिंग फ्रीक्वेंसी, यानी एक्साइटिंग फ्रीक्वेंसी मतलब जो एक्सटर्नल फोर्स ने दिया है उस फ्रीक्वेंसी में फाइनली वाइब्रेट करता है। ठीक है, तो यानी इसको इस तरह से समझ लो कि सपोज एक स्प्रिंग कांस्टेंट वाला के भी है, डैम्पिंग वाला बी भी है, लेट्स मेक अ मोर जनरल पिक्चर, एंड suppose this is an external force which is equal to f naught into sine omega t plus phi, where omega naught is equal to original frequency of oscillation before f is applied। जब f अप्लाइड नहीं किया मतलब उसका सिस्टम का नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो गया, उस समय का फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज द ओरिजिनल। तो अगर ऐसे करोगे ठीक है ना, इन दैट केस क्या होगा ना, इन दैट केस इट विल सेटल डाउन टू एन ऑसिलेशन ऑफ द कैटेगरी ऑफ द टाइप ऑफ इक्वेशन व्हिच विल बी x इक्वल टू a नॉट, a भी लिख सकते हो, चलो a लिख लो, a sin या cos जो भी लिखना है, ओमेगा टी प्लस कुछ थीटा लिख लो, ठीक है, क्योंकि कुछ ऑसिलेशन अपना भी चल रहा था पहले, फिर मैंने एक्सटर्नल भी देना शुरू कर दिया, तो उसके चक्कर में क्या होगा, एक न्यू ऑसिलेशन क्रिएट होगा फाइनली। तो ये जो मैं इक्वेशन लिख रहा हूं ये है फाइनल इक्वेशन। तो फाइनली द इक्वेशन विल बी लाइक दिस, वेयर A is equal to, A जो बनेगा that will be equal to f naught by m into under root of omega square minus omega naught square का whole square plus, ठीक है, b omega by m का whole square। अब ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसको एक बार कॉपी कर लो पहले, ठीक है। तो ये जो एम्पलीट्यूड है, ये फाइनल एम्पलीट्यूड बनेगा आफ्टर द इंटरमीडिएट डिस्टर्बेंस पीरियड, बीच में पीरियड डिस्टर्ब रहेगा, इधर उधर कुछ कुछ होता रहेगा, फिर धीरे धीरे वो सेटल करेगा टू दैट ऑसिलेशन दैट आई वाज सेइंग। अब ये पेंडुलम के ऑसिलेशन के हिसाब से नहीं कर रहा, अब ये एक्साइटिंग फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ऑसिलेट कर रहा है, पेंडुलम के हिसाब से छोड़ दो तो ऐसे ऑसिलेट कर रहा है ऐसे, बट तुमने क्या किया, ऐसे ऐसे फोर्स देना शुरू किया, तो तुम बहुत फास्ट फोर्स दे दो, तो बीच में कुछ डिस्टर्ब होता फाइनली ऐसे ऐसे, ये रहेगा इसका ऑसिलेशन का पैटर्न, ठीक है ना। तो दिस विल बी द फाइनल एम्पलीट्यूड। अब देखो इसमें क्या होता है कि अगर मान लो तुम सिस्टम के मतलब ऑसिलेशन के फाइनल का एम्पलीट्यूड ज्यादा चाहते हो तो क्या कर सकते हो ना, तुम अपना ओमेगा चेंज कर सकते हो। तो बताओ अगर ए को मैक्सिमाइज करना है तो ओमेगा क्या रखोगे, ऑब्वियसली ओमेगा नॉट के बराबर है या नहीं। सो देयरफॉर टू मैक्सिमाइज A omega should be equal to omega naught।
तो इन दैट केस कितना हो जाएगा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, तो वो अपना कैलकुलेट कर लो। ये वाला पार्ट 0 हो गया तो ये स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा BWM, तो B ओमेगा बाय m, तो यानी F नॉट बाय B ओमेगा। ठीक है, तो देन A will be equal to F नॉट बाय B ओमेगा। इनफैक्ट जरा एक चीज सोचो, अगर मान लो डैम्पिंग बहुत कम है या मान लो नेग्लिजिबल है, यानी मान लो 0 है सपोज या टेंड्स टू 0 है, तो if B देखो B रिप्रेजेंट्स डैम्पिंग, तो अगर B अप्रोक्सीमेटली 0 है या टेंड्स टू 0 है तो हम 0 ही ले सकते हैं। इन दैट केस मैक्सिमम A tends to be infinity when ये दोनों कंडीशंस आ जाता है, और इन कंडीशंस को हम लोग कहते हैं एज व्हाट ना, रेजोनेंस कंडीशन। तो ये जो कंडीशन है इसको हम लोग बोलते हैं एज रेजोनेंस कंडीशन। अब रेजोनेंस कंडीशन में क्या होता है ना, एज आई सेड, अगर मान लो बाहर का फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी सेम हो जाए, तो इन दैट केस क्या होता है, हर बार एम्पलीट्यूड बढ़ते 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 थियोरेटिकली इट विल बिकम और टेंड्स टू इनफाइनाइट। और इसी वजह से क्या होता है, कि देखो इतना एम्पलीट्यूड तो कोई मटेरियल बर्दाश्त कर नहीं सकता, तो इसी चक्कर में क्या हो जाता है, वो ब्रेक कर जाता है, यानी क्रैक कर जाता है, ब्रेक कर जाता है, टूट जाता है, जो भी होता है। अब सोल्जर्स को क्यों नहीं बोला जाता है मार्च स्टेप करने के लिए, क्योंकि सोल्जर सब लोग फिर इकट्ठे ऐसे ऐसे, तो अगर उसके ये अगर सोल्जर के स्टेप से मान लो और ब्रिज का भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी मान लो उसी के आसपास है, तो इन दैट केस क्या होगा, द एम्पलीट्यूड विल बिकम टू हाई and the bridge will break। इसलिए क्या बोला जाता है, सब लोग अपने अपने हिसाब से चलो, मतलब डोंट गो बाय मार्च पास्ट, गो बाय लाइक दिस आराम से, so that your force and some other force will not tally। तो तुम जब फोर्स दे रहे हो, कोई और फोर्स दे रहा है, कोई तीसरा, चौथा, पांचवा, तो सब अब डिस्पर्स हो गया, तो अब ऑसिलेशन बिल्डअप होने का कोई चांस नहीं रहेगा। दैट इज व्हाट इज सपोज्ड टू बी डन। ठीक है ना, सो सिंपल। ठीक है, वेल क्रिश हैज आस्क्ड की इक्वेशन कहां से आया ये हमने आसमान से लाया, कोई तरीका नहीं अभी बताने का। ये सब जो है ना, ये जो ज्यादातर जो इस टॉपिक के अंदर हमने किया था ना, यानी डिस्कशन ऑन डैम्प्ड ऑसिलेशन एंड फोर्स्ड वाइब्रेशन, आई थिंक दैट वाज बेटर नॉट। क्यों? क्योंकि इसका जो है ना वो बताने का है नहीं, इन द सेंस कि इट इज नॉट देयर इन आवर डिस्कशन, क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन और वो भी थोड़ा हायर ऑर्डर के सॉल्यूशन से आता है, और वो हम लोग के सिलेबस में भी नहीं है वो डिफरेंशियल इक्वेशन। सो यू विल लर्न अबाउट दोस डिफरेंशियल इक्वेशंस इन मोर डिटेल्स ओनली इन द नेक्स्ट फेज ऑफ फिजिक्स स्टडी आफ्टर क्लास 12, यानी इंजीनियरिंग वगैरह ये सब है ना, एंड ऑल। ठीक है, चलो, सो लाइक वेल दैट्स मोर और लेस द एंड ऑफ द टॉपिक एंड चैप्टर एक्चुअली। ठीक है ना, तो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स कॉल इट कर्टेन्स, let's call it curtains, and let's now begin the next chapter. Actually next chapter will be on properties of matter. Before I really start the chapter, I would like a small discussion, है ना, small discussion on कृष्ण ने बताया कि आपने कुछ डिस्कशन करना था, 2 क्वेश्चंस। हाँ, 2 क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, और शायद मैंने दिया होगा तो आई डोंट रिमेम्बर, एक बार सॉल्व करो और फिर उसके बाद देखता हूँ। अच्छा हाँ, सीपीटी के भी 1-2 क्वेश्चन डिस्कस करने थे, है ना, सीपीटी के भी 1-2 क्वेश्चन डिस्कस करने थे। हाँ ठीक है, याद आ गया, चलो ठीक है। तो मैं क्वेश्चन भी दे देता हूँ। ये एक डिस्क है, इस डिस्क के इस पॉइंट पे हमने एक स्मॉल एन मास को लटका कर रखा है, ठीक है, और यहां से एक धागे को, ये स्मॉल एन मास को हमने पिन करके बिल्कुल कॉर्नर पे रख दिया, पिन करके रखा, तो स्मॉल एन मास और कैपिटल मास अलग नहीं हो सकता, वो एकदम पिन किया, और उसी पिन से एक धागे को लगा के हमने ऐसे लटका के यूं रखा, ये ठीक है। ये कैपिटल एम है, ये स्मॉल एम है, और ये सपोज एम डैश है, और ये इक्विलिब्रियम है, ठीक है।
और फिर मैं क्या करता हूं, इस m डैश को, या एक काम करो, अल्फा एंगल भी दिया हुआ है, सपोज थीटा बीटा कुछ भी ले लो, अल्फा थीटा फाई ले लो, चलो ठीक है। और क्या ना, इस m डैश को मैं हल्का सा नीचे करता हूं, ठीक है, और फिर छोड़ देता हूं, तो क्या होगा ना, ये ऑसिलेट करेगा, ठीक है, ये ऑसिलेट करेगा ऐसे ऐसे, और उस ऑसिलेशन के चक्कर में क्या होगा ना, कुछ टाइम पीरियड भी आएंगे और भी तमाम चीजें निकाला जा सकता है। सो दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड ऑसिलेशन, यानी जिसमें रोटेशन भी है और लीनियर भी है। देखो ये लीनियर ऑसिलेशन करेगा, पर ये दोनों मिलके रोटेशनल ऑसिलेशन करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे। सो दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ लीनियर प्लस रोटेशनल का कॉम्बो, ठीक है। यू हैव टू फाइंड आउट द टाइम पीरियड, ये क्वेश्चन ये कर लो, ठीक है। और एक जो मुझे डिस्कस करना था, एक क्वेश्चन था, आई थिंक मल्टीपल चॉइस के अंदर था, और क्वेश्चन सिंपल था सच। अच्छा, मैंने आंसर चॉइस दे दिया क्या ग्रुप में? हैव आई गिवन द आंसर चॉइस? ओहो, आंसर चॉइस ही मैंने नहीं दिया। चलो फिर तो बेकार है डिस्कस करना। फिर एक काम करो, मैं एक काम को तो अभी तुरंत जो है ना, मैं पहले आंसर चॉइस दे देता हूँ, ठीक है ना। कल डिस्कशन भी कर लेंगे और ये क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे। ये क्वेश्चन आई होप कि नोट कर लिए होंगे। ये डिस्क है भाई, ये डिस्क है, ठीक है। चल, तो दिस इज द सिचुएशन है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे या स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। कई बार ना हम लोग बचपन में कुछ चीजें बड़े हल्के में कर लेते हैं, तो उसके थोड़े से डेप्थ का चीजें जो है ना मिसिंग रहता है, ठीक है ना। तो उस चक्कर में क्या होता है, हम लोग कई बार कुछ चीजें बड़े शैबिली चीजें एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा आई ओपनर डिस्कशन करना चाहता हूं 5 से 10 मिनट के लिए, एंड दैट इज वी हैव डन अ डिस्कशन ऑन सॉलिड्स एंड लिक्विड इन टर्म्स ऑफ shape and size and shape, ठीक है। ओके, सो दैट्स द, बचपन में क्या पढ़ा है बताओ जरा इसके बारे में। सॉलिड के साइज के बारे में क्या पढ़ा? साइज का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम, ऑब्वियसली। तो वॉल्यूम के बारे में क्या पढ़ा है सॉलिड, सॉलिड बचपन में? सो लाइक लेट मी गिव द हेडिंग, बचपन में सॉलिड के बारे में क्या पढ़ा है? ओके, कई सारे आंसर्स आ रहे हैं। भव्य से इसकी फिक्स्ड होता है, क्रिश से फिक्स्ड होता है, नहीं भव्य से डेफिनेट होता है, पार्थ से इसकी फिक्स्ड होता है। चलो ठीक है, हमने ये चीज पढ़ा है कि साइज फिक्स्ड होता है, चलो ठीक है। लिक्विड का, इसका क्या पढ़ा? चलो ये भी फिक्स्ड पढ़ा है, सब लोगों ने आंसर फिक्स्ड ही दिया है। ज्यादा आंसर्स तो नहीं आए, 5-6 आंसर्स आए, 6-7 आंसर्स। चलो ठीक है। सॉलिड का शेप, सॉलिड का शेप सब तुरंत 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 फिक्स्ड 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 डेफिनेट, फिक्स्ड डेफिनेट, फिक्स्ड फिक्स्ड, 4-5 फिक्स्ड आ गए आंसर्स। चलो, यानी कहने का मतलब ये कि ये सब बच्चों ने बड़ा ध्यान रखना। और आप बताओ इसके बारे में क्या पढ़ा है? व्हाट इज दिस लिक्विड का शेप? ओके, भव्य से इसकी नॉट फिक्स्ड, क्रिश इज वेरिएबल, कंटेनर शेप, अरे बाप रे बहुत सारे आ गए इकट्ठे। एज द कंटेनर नॉट फिक्स्ड, कंटेनर वाला गर्म मक्कर इज सेट, sometimes गर्म मक्कर becomes desi version so namaskar instead of good morning, something like that. Harshit depends on container, takes the shape of container, not fixed, not fixed, not fixed, not fixed, not fixed. चलो ठीक है, यानी बेसिकली हमने ये पढ़ा। ओके, लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट वन, ये वाला। अभी हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये हम लोग का चैप्टर है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे मेनली फोर्स वगैरह ये सब के रिलेटेड डिस्कशन। अगला चैप्टर जो पढ़ेंगे पता है कि वो हीट के ऊपर, और हीट का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है थर्मल प्रॉपर्टीज, यानी कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे और कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, हीट वाले चैप्टर में। थर्मल प्रॉपर्टी का, नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग।
थर्मल प्रॉपर्टीज का फर्स्ट टॉपिक मालूम है क्या है? फर्स्ट टॉपिक है एक्सपेंशन, नोट द वर्ड एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स। क्या बताओ, क्या बोलोगे? यानी साइज फिक्स थोड़ी होता है, फिक्स्ड अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस होता है। सर्कमस्टेंस बदलोगे तो साइज फिक्स कहां होता है? देयरफॉर इफ यू यूज अ वेरी 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 स्ट्रिक्ट यार्डस्टिक या क्राइटेरिया, दिस विल नो मोर बी एक्सेप्टेबल। ठीक है? अब बचपन में कैसे एक्सेप्ट किया था ना? आई एम श्योर ऐसे दिखाए होंगे कि देखो ये डस्टर है, इसका बताओ साइज फिक्स्ड है या नहीं है, बताओ बताओ बताओ। तो यस मैम, नो सर, यस सर करते करते सब यस हो जाता है। ठीक है ना? Therefore, I think if I apply the strict criteria as I am doing right now, so in that case, this will not be acceptable. तो बचपन में भले ही पढ़ा होगा, पर बचपन में याद करके देखो, मैं यही एग्जांपल बार बार इसलिए देता हूं कि इट्स द मोस्ट एप्रोप्रिएट एग्जांपल, एंड दैट इज बचपन में हमने ये भी पढ़ा था कि 1 और 5 के बीच में सिर्फ 3 नंबर्स होते हैं। ये तो बचपन में पढ़ा था, 1 और 5 के बीच में 2, 3, 4। और आज हम जानते हैं कि 1 और 2 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ आंसर्स, आंसर्स तो बदलता है। बिकॉज ऑफ मोर मैच्योरिटी वी आर लर्निंग मोर एंड मोर, तो देयरफॉर उस यार्डस्टिक के हिसाब से सॉलिड का साइज फिक्स तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। नॉट ओनली दैट, उसका अगला टॉपिक मालूम पता क्या है? थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स। और उसके अंदर 2 सब टॉपिक है, एक है अपरेंट एक्सपेंशन और एक है एक्चुअल एक्सपेंशन, यानी रियल एक्सपेंशन। रियल एंड अपरेंट दो एक्सपेंशन पढ़ते हैं हम लोग लिक्विड्स के अंदर, यानी साइज कहां से फिक्स्ड होता है। देयरफॉर इफ आई अप्लाई अ वेरी स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया, तो क्या होगा? ये भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ठीक है? अब आ जाओ, सॉलिड का शेप फिक्स्ड होता है, चलो अच्छी बात है। ये बताओ कि ये जो शर्ट मैंने पहना हुआ है ये वाला, एंड सो विथ यू आल्सो, वो सॉलिड है या लिक्विड है, गैस है? गैस तो नहीं। nobody will wear that then. who will risk that? लिक्विड भी नहीं है, लिक्विड पहन लिया पता चला कहीं चला गया, फिर क्या होगा? तो लिक्विड भी नहीं है। अब सॉलिड सॉरी लिक्विड गैस तो नहीं है, अब सॉलिड ही बोलना पड़ेगा। अब बताओ क्या इसका शेप फिक्स है? अगर शेप पूरा दिन, सपोज मैं तुमको फ्री में शर्ट देता हूं, पर एक कंडीशन है कि उसको शेप नहीं बदल सकते हो, उसका एक ही शेप होगा, मतलब पूरे दिन ऐसे ही रहेगा, पता चला बस उसी शेप में रह गया। ऐसे कैसे हो सकता है? देखो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट इफ यू अप्लाई अ वेरी स्ट्रिक्ट यार्डस्टिक, तो काफी कुछ चीजें जो है ना डैमेज हो जाता है। यानी ट्रूली स्पीकिंग, एक्चुअली व्हेन दैट ऑफ अ सॉलिड इज नॉट फिक्स्ड, ये तो सॉलिड ही है, कौन सा फिक्स है? अब दिक्कत पता क्या होता है कि बचपन में बड़े आराम से बता दिया जाता है। क्यों? देखो बच्चे, ये क्या है, सब इकट्ठे, मैम सॉलिड है, चलो अच्छी बात है। अब बताओ इसका शेप बिगड़ता है या नहीं बिगड़ता है? नो मैम। तो यानी सॉलिड का शेप फिक्स होता है या नॉट फिक्स होता है? फिक्स्ड है मैम। बस अब जरूरत ही क्या है, हो गया एक्सेप्ट। अरे बाबा उस दिन ये भी तो सोचो कि तुम एक बैग भी तो लेके आए थे, जिस बैग में किताबें रखे थे, तो उस बैग को क्यों नहीं बोला कि मैम ये क्या है? किसी ने पूछा? किसी ने नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि हम लोगों को बचपन में ऑलमोस्ट क्रश कर दिया गया है टू आस्क क्वेश्चंस। और वो ऐसे नहीं कि उस उम्र में किया गया था, 4th 5th या 2nd 3rd लेवल पे, वो उससे भी जब छोटे थे तभी क्रश कर दिया गया। क्योंकि एक छोटा बच्चा देखो, बिल्कुल छोटा, जो नर्सरी में होता है, उसके दिल में 1000 क्वेश्चन होता है कि मम्मी ये क्या हो गया, बेडशीट में ये क्यों हो गया, पिलो में क्या होता है ना, पानी कैसे गर्म हो गया, मतलब ही हैज थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस। और सब लोग परेशान हो जाता है, अरे चुप भी होगा कभी, अरे चुप हो जा, 10 मिनट फिंगर ऑन लिप्स करके बैठो। अब बेचारा बच्चा जो है ना, धीरे धीरे ना मेंटली ये जान लेता है कि सवाल पूछो तो बहुत खतरनाक, तो उसके सवाल को हम लोग सक्सेसफुली, वेरी सैडली ऑफ कोर्स, बट सक्सेसफुली बंद कर देते हैं। इसलिए बचपन में देखना सब बच्चे ऐसे बैठते हैं, अगर मैम ने कुछ कह दिया कि सॉलिड का शेप फिक्स्ड है, यस मैम, बस सब तैयार। ये तो अच्छा हुआ कि अब जाके तुम लोग सवाल पूछते हो और एक्सेप्ट भी नहीं करते हो, बल्कि मुझे अच्छा लगा कि एक्चुअली एक दो जन ने पूछा, जब मैंने एम्पलीट्यूड का एक्सप्रेशन लिखा कि f0/m/√ω कहां से आया, इट्स अ गुड क्वेश्चन। अनफॉर्चुनेटली आज मैं नहीं बता पा रहा हूं बिकॉज ऑफ लिमिटेशंस,
कि वो डिफरेंशियल इक्वेशंस काफी हायर ऑर्डर के हैं, उसके सिलेबस में नहीं है, तो लाइक वी कैन नॉट डिस्कस एट दिस मोमेंट, सो यू हैव टू एक्सेप्ट इट, व्हिच इज नॉट समथिंग व्हिच आई एम लाइकिंग, पर अब क्या करें, मजबूरी की बात है। बट देन विद एन एश्योरेंस दैट डोंट वरी, जस्ट आफ्टर 2-3 इयर्स यू विल कम टू नो कि उसके पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, उसके जनरल सॉल्यूशन क्या है, उसके पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या है, उसके कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन क्या है, सब पता चलेगा। और फिर तुमको देखना एम्पलीट्यूड निकालना भी आएगा कोई और केस का भी, हमने तो बड़ा पर्टिकुलर केस का किया है नहीं, सो दैट्स हाउ आई, सो देयरफॉर यू कैन बी एश्योर्ड ऑन दैट। बट हाँ, आज के दिन में हमने स्किप कर दिया कि भाई एम्पलीट्यूड का एक्सप्रेशन कहां से आया, सो देयरफॉर आई एम डूइंग द सेम थिंग, आई एम नॉट अप्लाइंग इस क्राइटेरिया, एंड देयरफॉर यू आर रियलाइजिंग कि सॉलिड का शेप भी फिक्स्ड नहीं होता है, इट्स नॉट समथिंग व्हिच इज फिक्स्ड एट ऑल। चलो ठीक है। वेल क्रिश हैज मेड अ कमेंट, बचपन में बड़े बच्चे कहते थे कि 11th-12th में सब गलत हो जाएगा जो भी पढ़ रहे हैं। ओके, तो ही इज सजेस्टिंग कि सर अब चैट ओपन कर दो, हमसे बातें करेंगे। ना 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 बाबा, फिर तो बातें ही होंगे। अच्छा एनीवे, क्योंकि वैसे मैं बातें कर रहा हूँ, चलो एनीवे लेट्स कम बैक। तो देखो हम लोगों ने जो बचपन में जो पढ़ा है ना, दैट वाज इन अ वेरी लिमिटेड स्कोप ऑफ डिस्कशन। आई डोंट ब्लेम एनीबॉडी, इट इज जस्ट दैट, ठीक है वही वाली बात हो गई ना कि 1 और 5 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होता है, ये क्लास नर्सरी के बच्चे को तुम ट्रीट नहीं कर सकते हो, नहीं ट्रेन कर सकते, so therefore I think it has an appropriate place, and that's why now we know things without any problems, sir. You don't get confused कि अरे उस समय तो ये बताया, अब ये बताया, कोई कंफ्यूज हो क्या? कोई नहीं हो। So it's a natural progression of maturity and knowledge, so I don't think there is anything unusual. I'm just pointing out कि देखो हम लोग बचपन में कितने चीजें एक्सेप्ट कर लिए थे, भोले भाले थे। है या नहीं? इसको मतलब ये नहीं कभी भोले भाले नहीं हो, all are quite sweet children, I mean ऐसे कुछ नहीं है। I'm just saying कि we are mature, है ना? अच्छा, अब रह गया एक लास्ट, ये सही है गलत है, तो राइट या रॉन्ग? अब बताओ, इसमें मैं टिक लगाऊं या काटा पीटी की तरह ये भी काटा पीटी करके एक लाइन बना दूं को मैं जीत गया? यस, ये करेक्ट है या रॉन्ग है? ओके, अरियंथ सेठ की राइट है, ध्रुव से इसकी इस पे लगाई दो क्रॉस। ना ना ना, खेल खेल में नहीं। ओके, हर्षिता सेठ की करेक्ट है, गर्व कि हम अगर कुछ बोलेंगे तो इसको भी आप गलत प्रूव कर दोगे। ओके, देव सेज कि नहीं ये तो सही होगा, भव्य आल्सो सेज कि ना ये तो सही होगा, देव सेज कि सर टिक लगा दो, अंश आल्सो सेज कि ये तो करेक्ट है, क्रिश आल्सो सेज कि ये तो सही है। ओके देखो, अभी अगर मैं कुछ बोलूंगा तो तुम बोले हाँ हमें पता था, आप तो उल्टा ही करोगे, हम जब बताएंगे उसका उल्टा करोगे। ऐसे देखो कोई शौकिया तरह से उल्टा नहीं कर रहे, बट यू नो व्हाट, आई एम नॉट अडॉप्टिंग दैट रूल कि बच्चे ये सॉलिड है या नहीं, यस सर, ये इसका शेप फिक्स्ड है या नहीं, यस सर, तो अब जोड़ दो कि यानी सॉलिड फिक्स्ड होता है, बस कहानी खत्म। ऐसा हम नहीं कर रहे। अगर मैं काटूंगा तो मुझे बताना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि देखो लिक्विड का शेप नॉट फिक्स्ड इज व्हाट वी सी डे इन एंड डे आउट। वही कप में डाल देते हैं, उसी को ग्लास में डाल देते हैं, थाली में डाल देते हैं, किसी कटोरी में डाल देते हैं, बाल्टी में डाल देते हैं, कहीं पे भी डाल देते हैं, और हर जगह लिक्विड अपना अपना कंटेनर वाला शेप लेते हैं, and that's something that we are seeing day in and day out. So therefore if I put a tick mark, I think you will agree, if I put a cut mark, then I have to justify, I'm reversing the role, है नहीं? I'm reversing the role. जनरली जब तुम लोग आंसर करते हो तो मैं पूछता हूं भाई जस्टिफाई करो, आज उल्टा है कि अगर आज मैं आंसर करूंगा उल्टा क्या सही है तो मुझे भी जस्टिफाई करना पड़ेगा, है या नहीं? ओके, therefore let me not give the answer right now, let me go a little deeper. What do you mean by this word shape? ये shape शब्द से जानते क्या हो? What do you mean by that? Now you might say सवाल क्यों पूछ रहे हो? मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अगर मैं बोलूंगा what is the shape of ear, कान, या चलो उसका कोई डिस्क्रिप्शन तो होता नहीं है, draw the shape of a human ear, अगर मैं ऐसे बोलूंगा I am sure everybody will quickly draw like this, और फिर यहाँ पे एक होल टाइप का होता है जो भी होता है, और उसके बाद तो कुछ भी बना दो, सब कुछ चलता है, कुछ भी बना दो। बिकॉज़ सबके फोल्ड्स अलग अलग है। अब मेरा भी तो कुछ फोल्ड्स है, आई एम श्योर सबके ऐसे तो कुछ फोल्ड्स होंगे,
तो ये हो गया ह्यूमन ईयर। ये वो होल है, वो कुछ बोलता है ना यूस्टेशियन ट्यूब या समथिंग लाइक दैट, आई होप आई एम करेक्ट है, तो उसमें से साउंड का वो जाता है एंड ऑल दोस थिंग्स, सो दोस थिंग्स यू विल नो। ये हो गया फोल्ड्स, देखो हर के कान में फोल्ड होता है, देखो कान में फोल्ड है। तो अगर मैं ह्यूमन ईयर बोलूंगा तो शायद ये ड्रॉ करो, चलो मैं मना नहीं कर रहा, आई थिंक इट्स ओके। द पॉइंट इज दैट क्या ह्यूमन ईयर ये नहीं है, ये देखो थोड़ा सा मैंने बेंड कर दिया, अब जैसे बेंड किया तो शेप तो बिगड़ गया, यानी शेप तो बदल गया। इट्स लाइक अ शर्ट, अभी देखो इस वक्त शर्ट का शेप अलग है और इस वक्त अलग है और इस वक्त अलग है, तो देखो व्हाट डू यू मीन बाय शेप, थोड़ा सोच के बताना मुझे, एक लाइन में बताओ कि व्हाट विल यू डिस्क्राइब एज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बताओ जरा, देखता हूं हु इज आंसरिंग व्हाट। क्रिश सेज की ये तो सही है, अगर हम सब लोग स्कूल में होते तो कितना मजा आता इसका आंसर करते हुए। चलो मे भी, हाँ। नाउ देव सेज की अब अंदर से आवाज आ रहा है कि लगता है आप इसको भी क्रॉस करने वाले हो। चलो कोई नहीं, अभी रुक तो जाओ, अभी क्रॉस किया कहां, क्योंकि देखो जो भी करूंगा वो जस्टिफाई करूंगा, और आज मैं ऐसे नहीं करूंगा कि जैसे अभी एम्पलीट्यूड का बताया कि 3 साल बाद पढ़ लेना तब डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ोगे, ये आंसर अभी हमारे लेवल के अंदर है, इसको मैं टाल नहीं सकता। मैं तो एक्चुअली शेप वर्ड पे जाना चाह रहा हूं, इज दैट व्हाट डू यू मीन बाय शेप, इसका एक वन लाइनर डिस्क्रिप्शन दो। ओके, कुछ आंसर्स आया, and that is Ansh has given कि some configuration of atoms with respect to each other or some potential energy. Okay, ये मुझे लगता है कहीं गूगल सर्च तो नहीं किया। Okay, now Aditya has given an interesting answer. मैं उसको थोड़ी देर बाद पढ़ता हूँ। Aryan has also given an answer, that is boundaries of material in natural condition. Okay, chalo, good. Garb has given shape is the figurative appearance of an object from a standard view. That's a little literal definition, but not bad, quite good. Let me go to Aditya Mathu's answer now, because that is something which I would like to hold on right now, and that is कि ऑब्जेक्ट का शेप डिफाइन करते हुए, तो ध्यान से सुनना, he has given a very interesting output viewpoint of it, and that is while defining the shape of an object there should be no external force. Now that's very interesting, and I think I would also ascribe to that, is that मैं कोई भी चीज का शेप का जल्दी से डिफाइन नहीं कर पाऊंगा, क्यों? क्योंकि देखो ये डस्टर है, इसका शेप ये है, बट देखो यहाँ पे चिपका हुआ, ये देखो खुल गया थोड़ा सा, तो शेप तो बिगड़ गया। अब ज्यादा खोलूंगा तो बोला आपने खराब कर दिया। चलो एनीवे, तो कहने का मतलब ये है कि इसका शेप तब तक डिफाइन होना ही नहीं चाहिए जब तक सारी चीजें हट ना जाए। क्यों? ऐसा तो सब कुछ का शेप बिगड़ जाएगा। अब हमने बेलून को फुलाया, कुछ एक शेप बना, अब किसी ने उंगली से ऐसे थोड़ा सा हल्का सा दबा दिया तो वहां पे थोड़ा डिप्रेशन सा हो गया, तो शेप बिगड़ गया। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ऑल एग्री, क्योंकि देखो कोई भी चीज ना स्टैंडर्ड नहीं होता, हर चीज का स्टैंडर्ड हमने ही डिफाइन किया, मतलब मैंने ना डिफाइन किया हो, बट 100 साल 200 साल 300 साल पहले किसी ने स्टैंडर्डाइज किया। द फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ शेप इज दैट इट शुड बी डिफाइंड ओनली व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स और इवन टॉर्क आल्सो। फोर्स होगा, फोर्स ही नहीं है तो चलो टॉर्क भी नहीं है, ये हम मान के चल रहे हैं, इसलिए मैंने टॉर्क बोला नहीं, बट व्हाट आई मीन इज दैट उसको बिगाड़ने वाला कोई फोर्स या टॉर्क नहीं होना चाहिए। दैट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, ये ध्यान रखना। और अगर मैं उसी यार्डस्टिक को अप्लाई करता हूं तो इन दैट केस द आंसर ड्रास्टिकली चेंजेस। फर्स्टली कोई भी सॉलिड का कोई शेप नहीं होता है। अगर मैं बोलूंगा लोहे का क्या शेप है तो क्या जवाब दोगे? इसी लोहे का कील भी बनता है, उसी लोहे के गाड़ी का चेसिस भी बनता है, उसी लोहे का वो जो ब्रिज बनाया था उसके लोहे का गर्डर्स यूज किया गया। तो लोहे मतलब स्टील का, बट चलो एनीवे दैट इज आल्सो पार्ट मेड फ्रॉम आयरन ओनली मेनली, उसके साथ कुछ मिला देते हैं दैट बिकम स्टील, बट फंडामेंटली इट्स आयरन ओनली। तो कहने का मतलब क्या है कि कोई भी सॉलिड का कोई फिक्स शेप नहीं होता है, उसको कोई भी शेप दिया जा सकता है। हाँ ये कह सकते हो once given a shape it does not change easily or something like that, that is a different thing। पर मैंने शेप चेंज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं शेप पे ही अटैक कर रहा हूं। ऐसे केस में कोई भी सॉलिड को कोई शेप नहीं होता है, तुम जो मर्जी शेप उसको दे सकते हो, और अगर फोर्स हटा दोगे तो वो उसी शेप पे रह जाएगा, यानी कील का शेप कील ही रह जाएगा, और अगर रॉड बनाओगे तो रॉड ही रह जाएगा, थाली बनाओगे तो थाली ही रह जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। दैट्स अबाउट सॉलिड्स। बट व्हाट अबाउट लिक्विड्स?
लिक्विड के इंटरेस्टिंगली, so it's the reverse actually, and that is only liquids have a shape, and that too only one shape, and that is spherical. So therefore अगर मैं काट रहा हूं तो मैं उसके बाद बता भी रहा हूं liquids have only one shape, and that is spherical shape. Now you might complain and say कि क्या बात कर रहे हो, ये एक शेप है जो कि हमने आज तक नहीं देखा हो. थोड़े बहुत हिंट मिला होगा बट कभी देखा नहीं होगा एग्जैक्टली स्फेरिकल शेप. तो ये कैसे? The answer is that again what you can do is that you can look into any YouTube video and you will be able to see it. You will be able to see that yes, liquids have a shape. ठीक है, liquids do have a shape and that is what spherical. कहां पे दिखेगा? Not on earth unfortunately. हाँ, अर्थ में इसका टेंडेंसी दिखेगा बट एग्जैक्टली नहीं दिखेगा. कहां दिखेगा? स्पेसक्राफ्ट के अंदर. स्पेसक्राफ्ट के अंदर लिक्विड्स को अगर रिलीज कर दो ना ऐसे ही स्पेसक्राफ्ट के अंदर, तो वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है बट अल्टीमेटली करते 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 एकदम परफेक्ट स्फीयर बन जाता है. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ अ लिक्विड इन अ स्पेसक्राफ्ट. हमेशा स्फेरिकल. क्यों? क्योंकि वहां पे उसको बिगाड़ने वाला फोर्स नहीं है. अच्छा, सुबह सुबह ड्यू ड्रॉप देखते हो, डोंट यू सी इट लाइक दिस? वो कौन शेप बनाता है? वो उसका नेचुरल शेप है, पर हाँ स्फेरिकल नहीं हो पाता. क्यों? वो एक पत्ते के ऊपर रहता है. इट कैन नॉट बिकम स्फेरिकल, इट बिकम लाइक दिस. बट यस, तो यहाँ पे फ्लैट बेस का फ्लैट हो जाता है या जो भी शेप का लीफ का जो सरफेस होता है उसके बराबर हो जाता है. यानी देखो इससे इसका टेंडेंसी पता चल रहा है कि हाँ इसका स्फेरिकल बनने का टेंडेंसी है. तो therefore only liquids have only one shape and that is a natural shape. ये कब होगा? अगर मान लो तुम लिक्विड को बिना ग्रेविटी के किसी जगह पे ऐसे फ्लोट कर दो. अर्थ में क्यों नहीं दिखता? क्योंकि अर्थ में भी स्फेरिकल होना चाहता है, लेकिन अगर तुम एक स्फेरिकल बॉडी को छोड़ भी दोगे ना लिक्विड का, तो क्या करेगा? ग्रेविटी उसको पुल डाउन करता है. तो देयरफॉर इस मॉलिक्यूल को ग्रेविटी नीचे पुल कर रहा है, इस मॉलिक्यूल को भी ग्रेविटी नीचे पुल कर रहा है, जिसके चक्कर में क्या वो स्फेरिकल रहेगा ही नहीं. क्या होगा? पूरा लिक्विड नीचे आ जाएगा. तो देखना थोड़ी देर बाद यहाँ पे ऐसे होगा और इसमें भी रुकता नहीं है. देखना और नीचे आता है तो उसके थोड़ी देर बाद देखना फैल के ऐसे हो जाएगा. And that's how even if you make a spherical liquid on the earth and leave it, तो देखना वो नीचे आ जाएंगे और वो देखना उस फ्लोर के ऊपर फैल जाएंगे. Now that is the problem. Otherwise liquids, truly speaking, liquids have only one shape and that is what? Spherical shape. यानी कहानी पूरा उल्टा है. ऐसा मत सोचो लिक्विड का शेप नहीं है. लिक्विड का ही एक शेप है बस, और किसी का कोई शेप नहीं है. बाकी तो ऐसे ही शेप दे दिया जाता है और उसको रिटेन कर सकता है, खुद का कोई शेप नहीं. लेकिन लिक्विड्स के सारे लिक्विड्स के शेप है. Maybe well let me just quickly let's see if I can probably get hold of another one, that is not the Teco one but liquid spacecraft. देखता हूँ या वाटर इन स्पेसक्राफ्ट देख लेता हूँ मैं कोई से भी. वेट क्लॉथ. चलो आई होप कि दिस विल शो दैट व्हाट आई वांटेड टू. ओके कलरफुल. हाँ ये बहुत बढ़िया मिला है. ठीक है, लेट मी क्विकली शो अ वीडियो. आई मीन मे बी दैट विल बी हेल्पफुल. शेयर स्क्रीन. यही वाला है शायद. शेयर. ओके, आई होप यू आर एबल टू सी समथिंग. ये सारा स्पेस स्टेशन का वो है व्यू है. ये देखो एक लिक्विड को फ्लोट करा दिया गया तो देखो कैसे वो ऐसे ऐसे कर रहा है. ठीक है ना? और ये तो चलो कुछ वो डाल दिया, क्या बोलते हैं, कलर डाल दिया तो कलर फैल गया. बट सी द थिंग, आई हैव यू सीन कि थोड़ी देर पहले उसका शेप बिगड़ा हुआ था और धीरे धीरे देखो कैसे स्फेरिकल की तरफ बनना चाह रहा है. देख रहा अभी कैसे ऊपर ऊपर ऐसे ऐसे हो रहा है, पर देखना धीरे धीरे स्टेबलाइज कर रहा है और देखो धीरे धीरे स्फेरिकल बनना चाहती है. तो रंग डाल रहे हैं थोड़ा सा मजे करने के लिए, बट यू मस्ट बी सीइंग दैट हाउ इट इज स्लोली बिकमिंग और ट्राइंग टू बिकम अ स्फीयर. ये तो कलर डाल रहे हैं कि मिक्स करके क्या होता है ना, दैट्स अ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ इट. बट लुक एट द शेप, इट इज ट्राइंग टू बिकम स्फेरिकल. सी नाउ इट हैज बिकम ऑलमोस्ट स्फेरिकल. आई विल. और वो तो अंदर थोड़ा डिस्टरबेंस कर रहे हैं कि भाई थोड़ा सा कुछ उसके अंदर कुछ डाल रहे हैं केमिकल्स उसके अंदर, मतलब वो करने के लिए, है ना. बट जो भी है आई थिंक यू आर एबल टू सी इट प्रॉब्ली.
but the point is that it is floating. First of all, it's floating and it is almost spherical. अब तो वो थोड़ा सा अंदर से सॉलिडिफाई होता जा रहा है, तो इसलिए शायद कुछ कुछ शेप बिगड़ रहा है, बट फिर भी इसका टेंडेंसी वो स्फेरिकली है. अब तो बिगड़ रहा है ना, but now it has started getting distorted a bit, but that is because of the internal disturbance that is there, not because of any inherent reason as such. So like reason ये है कि I mean as such it is supposed to be spherical only. ठीक है ना? चलो, I think now we can stop sharing, can come back. Chalo, I think that is more or less an introduction to the chapter. So what we have read in our childhood days is not necessarily what the ideas which has to be consolidated. आपका आइडिया ये होगा कि जो हमने पढ़ा है उसमें से काफी कुछ जो है आज के यार्डस्टिक में एरोनस है. तो जब ये टिक नहीं था और ये नहीं था तो तुमको लगा होगा कि 75% तो क्रॉस हो गया तो 25% सही है. बट अब पता चल गया कि ये भी टिक ये भी क्रॉस हो गया, यानी 100% गलत हो गया. अब क्या करें? अच्छा, एनीवे, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टडीइंग दिस चैप्टर? भाई इस चैप्टर में क्यों पढ़ना चाह रहे हैं? तो देखो, हम लोग सॉलिड और लिक्विड, गैसेस भी, तो गैसेस तो अलग चैप्टर में पढ़ेंगे. सॉलिड और लिक्विड हमारे आसपास बहुत एनकाउंटर करते हैं और उनके बहुत सारी चीजों की जरूरत भी पड़ती है. जैसे एक बिल्डिंग बनता है तो उसका जो फ्रेम बनता है वो लोहे का सरिया से बनता है. तो बिल्डिंग का जो मेन मजबूती होता है वो उस लोहे के सरिया से बनता है. ठीक है ना? तो यानी उसमें एक इंपॉर्टेंस है. ठीक है. अच्छा, उसमें भी लोडिंग अलग टाइप का होता है. जो कॉलम्स बनता है ऐसे करके, उसमें क्या होता है ना, उसके ऊपर लोड चढ़ता है अलोंग द लेंथ. लेकिन उसके बाद बीम्स बनता है, देखना होगा ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल, देखा होगा जैसे बिल्डिंग बनता है ना ऐसे करके, देखा होगा इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनता है ऐसे. तो ये जो सीधे सीधे है ना, देखना कोई भी नया बिल्डिंग बनता है, देखना उसका सिर्फ फ्रेम दिखता है, सिर्फ उसका फ्रेम दिखता है. तो ये जो सीधे सीधे है इनको हम लोग बोलते हैं कॉलम्स, और ये जो हॉरिजॉन्टल है इनको हम लोग बोलते हैं बीम्स. तो कॉलम्स में क्या होता है, लोडिंग इज अलोंग द लेंथ ऑफ द व्हाटएवर स्टील का फ्रेम या जो भी सरिया वरिया यूज करते हैं. सरिया खैर यहाँ पे भी यूज होता है, पर यहाँ पे जो लोडिंग होता है ना, यहाँ पे परपेंडिकुलर टू द लेंथ होता है. ठीक है ना? तो एक में होता है longitudinal loading, ठीक है ना, and that is along the length of the frame, और एक होता है क्रॉस लोडिंग, यानी perpendicular to the length of the frame and so on. तो ऐसे केसेस में उसकी मजबूती कितना है, ये हम लोग का मेन मकसद है स्टडी का इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. सो देयरफॉर कई बार इस चैप्टर का देखना, कुछ फॉरेन ऑथर की किताब अगर देखोगे, देखना इस चैप्टर का नाम वो अलग देते हैं. व्हाट दे जनरली गिव इज SOM, यानी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स. ठीक है? तो ये चीज है. इफ आई ऐड ए देन तो सोमा भी बन जाएगा. ठीक है? बट द चैप्टर नेम इज SOM एंड दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स. यानी आवर मेन पर्पस इज टू अंडरस्टैंड हाउ स्ट्रांग अ मटेरियल इज. टू अंडरस्टैंड दैट वी नीड अ मोर फंडामेंटल एनालिसिस. तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले मैं काम करता हूं. सपोज एक रॉड है मेरे पास, मैं इस रॉड को दोनों तरफ फोर्स दे रहा हूं, यानी दिस रॉड इज अंडर टेंशन. मैं उल्टा भी कर सकता हूं, तो देन द रॉड इज अंडर कंप्रेशन. तो अभी फिलहाल टेंसाइल लोडिंग की बात कर रहा हूं. कंप्रेशन में भी सिमिलर होता है, ऐसा कोई अलग कुछ नहीं होता है, बट मोस्टली वी विल टॉक बाय डिफॉल्ट अबाउट टेंसाइल. और कंप्रेशन को जनरली हम लोग माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं कि टेंसाइल में जो होगा कंप्रेशन में उसी का माइनस हो जाएगा. तो इसलिए कोई अलग सा थ्योरी नहीं है. ठीक है ना? वेल, Aryan says कि मैंने भी एक वीडियो देखा नासा का. हाँ, that is fine, not an issue. Bhavya also says what about intermolecular force being weak? देखो, intermolecular force डिसाइड करेगा दो तीन चीजें. नंबर वन इज दैट अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स कुछ ज्यादा ही कम है तो उसका स्टेट डिफाइन होगा एज गैस. इन बिटवीन है तो लिक्विड, जबरदस्त है तो सॉलिड. सो दैट्स वन पार्ट. अब आ जाओ सॉलिड के अंदर. सॉलिड के अंदर जबरदस्त तो है, पर जबरदस्त का भी देख वो होता है ना, क्या बोलते हैं, कैलकुलेशन होता है ना. तो किसी में 100 यूनिट, तो 90 यूनिट्स, 80 यूनिट्स, 40 यूनिट्स. तो ऑब्वियसली 40 यूनिट्स जो इंटरमोलिकुलर फोर्स वाला मटेरियल है उसका मजबूती कम होगा, और 100 यूनिट्स वाला मटेरियल ऑफ अट्रैक्शन फोर्स लेट्स से का मटेरियल वाला जो वो होगा उसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा. है या नहीं? सो दोस आर थिंग्स दैट यू कैन विजुअलाइज योरसेल्फ. सो इन अदर वर्ड्स, intermolecular forces do matter. Yes, of course.
तो ये हो गया, तुम चले गए इंट्रिंसिक बिहेवियर पे। मैं थोड़ा एक्सट्रिंसिक देख रहा हूँ। एक्सट्रिंसिक मतलब थोड़ा बाहर से देख रहा हूँ क्या हो रहा है। आई एम नॉट गोइंग डीप एज द एटॉमिक लेवल, एट द एटॉमिक लेवल। मैं अभी फिलहाल जा नहीं रहा, जाऊंगा, बट दैट्स लाइक टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर, नॉट राइट नाउ, ठीक है ना। तो लेट्स स्टार्ट। ये हो गया टेंसाइल लोडिंग। लेकिन मान लो एक और रॉड लेता हूं मैं, और उस पे मैंने दिया 2F फोर्स, पर रॉड के बारे में कुछ अभी बता नहीं रहा, तो बता सकते हो कि ये कौन सा रॉड टूटने का ज्यादा खतरा है? बोलो। एक रॉड पे मैंने फोर्स Ff लगाया, एक दूसरा कोई रॉड है, अब उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन उसमें फोर्स डबल दे रखा है, 2F लगा रखा है मैंने। विच रॉड हैज अ ग्रेटर चांस ऑफ ब्रेकिंग डाउन? कौन सा रॉड का या जो भी मटेरियल है उसके टूटने का खतरा ज्यादा है? Okay, Dhruv has given an almost immediate answer, that is can't say, and the true answer is also that only, and that is can't say. क्यों? क्योंकि ऐसे भी तो हो सकता है कि वो मोटे रॉड हो, तो मोटे रॉड होगा तो उसका बर्दाश्त करने की कैपेबिलिटी ज्यादा होगा। इनफैक्ट ये भी तो हो सकता है कि मान लो अलग अलग मटेरियल का हो, ये स्टील का हो, ये कॉपर का हो, या उल्टा कि ये स्टील का हो, वो कॉपर का हो, कुछ भी हो सकता है। चलो, अब ये तो बहुत ज्यादा डिस्पर्स्ड डिस्कशन हो गया। एक चीज यूनिफाई कर देते हैं, क्या कि सपोज दोनों ही स्टील का हो, अब बताओ कौन टूटेगा पहले? कौन पहले टूटेगा? नाउ यू माइट से ये मोटा तो है, कितना मोटा है? तो चलो ठीक है, ये r रेडियस का है और ये 2r रेडियस का है। अब बताओ अगर टूटना होगा तो A टूटेगा पहले, किसका ज्यादा चांस है टूटने का, A का या B का? किसका टूटने का ज्यादा चांस है, A का या B का? ओके, आदित्य माथुर सेड A, श्रेयसी A, क्रिस सेज की तो इक्वली है क्योंकि दोनों स्टील का है, ये भी स्टील का है मान लो और ये भी स्टील का है। ओके, गर्भ सेज A, सबने A बता दिया, अंश ने बता, आपने लेंथ तो दिया ही है। ओके, ऋषभ हैज सेड A एंड सो ऑन। ओके, देखो लेंथ से कुछ खास मतलब नहीं होता है, मैं बताता हूं इसका क्राइटेरिया क्या है। ना देखो, what matters during breaking is not necessarily the force, but what matters is how is the force distributed in the section, वो मैटर करता है, वो मैटर करता है। तो therefore अगर मैं देखता हूं तो इसका जो फोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड है वो है F अपॉन इसका एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, और इसका है 2F बाई पाई इंटू 2R का होल स्क्वायर। तो therefore इसके ऊपर फोर्स ज्यादा डेंसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। उस डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर को मेजर करने के लिए हम लोगों ने एक और पैरामीटर इंट्रोड्यूस किया, एंड दैट इज स्ट्रेस। इसलिए ब्रेकिंग के लिए फोर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, ब्रेकिंग के लिए स्ट्रेस रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर मान लो स्ट्रेस हमने ज्यादा कर दिया तो ब्रेकिंग होगा, तो यू माइट से क्यों, फोर्स ज्यादा करेंगे तो स्ट्रेस ज्यादा होगा? वेल आई एग्री टू सम एक्सटेंट बट नॉट फुल्ली। क्यों? हो सकता है कि एरिया बहुत बढ़ गया तो वो फोर्स काफी बड़ा एरिया में डिवाइड हो गया, तो यानी पर यूनिट एरिया हो सकता है कि काफी कम हो रहा होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि व्हाट मैटर्स इन केस ऑफ मटेरियल स्ट्रेंथ इज नॉट द फोर्स but the stress, and stress is defined by the symbol sigma. इसको रीड करो as sigma, and that is defined as force per unit area. लेकिन ये एरिया कौन सा है? एरिया है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, वो मैटर करता है। तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मींस व्हाट, परपेंडिकुलर टू द फोर्स बेसिकली, ठीक है। सो स्ट्रेस अगर हम देखेंगे तो ये हो गया F बाई पाई आर स्क्वायर, इसका हो गया 2F बाई पाई 2R का होल स्क्वायर। तो इसका जो स्ट्रेस है वो है F बाई पाई आर स्क्वायर, और इसका हो जाएगा F बाई 2 पाई आर स्क्वायर। क्यों? 2F बाई पाई टू 2R का होल स्क्वायर, यानी इस पे स्ट्रेस ज्यादा है। जिस पे ज्यादा स्ट्रेस लगाओगे उसी का ब्रेकिंग का ज्यादा चांस है। तो देखो, ब्रेकिंग के लिए याद रखना फोर्स मैटर नहीं करता है, ब्रेकिंग के लिए मैटर करता है स्ट्रेस, ठीक है। so that's the first lesson that we discovered अभी today, ठीक है ना। चलो, I think we will wind up here only. We have just begun the journey, इसलिए आज हमने कुछ ज्यादा कुछ किया नहीं, आज हमने हल्का फुल्का डिस्कशन किया।
more theoretical than conceptual and practical, but yes, it has its own standing, that it does open our minds of the eye, जिसको हम लोग कहते हैं, so that we can discuss further in tomorrow's session. ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, कल करेंगे. well Krisha has asked कि अर्थ का शेप स्फीयर बिकॉज ऑफ शेप ऑफ लिक्विड्स. बिल्कुल, इन बार अर्थ ही क्यों, बहुत सारे ऐसे चीज है जो कि गैसियस से लिक्विड से अगर सॉलिड हुआ है वो सारे स्फेरिकल है. एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन क्यों घूमता है ना तो थोड़ा सा बिगड़ जाता है, बट मोटा मोटा स्फेरिकल है, एक्सेप्ट फॉर एस्टेरॉइड्स. इसलिए एस्टेरॉइड्स के बनने का जो रीजन है वो है धड़ाम. अब धड़ाम अगर हो जाए तो स्फेरिकल थोड़ी बनेगा, वो तो कुछ बन जाएगा. इसलिए एस्टेरॉइड्स आर नॉट स्फेरिकल, बट ऑल द प्लैनेट्स आर स्फेरिकल. इनफैक्ट ऑलमोस्ट ऑल द naturally formed heavenly bodies are all spherical, means nearly spherical. वो घूम रहा है तो spherical तो नहीं होता है ना, but थोड़ा सा spherical है. हाँ, लेकिन एक चीज और भी है, जैसे अर्थ का स्पिनिंग का स्पीड ज्यादा है तो स्फीयर से उसका डिस्टॉर्शन ज्यादा है. मून का स्पिन बहुत स्लोली हो रहा है, इसलिए मून का जो शेप है ना वो ऑलमोस्ट लाइक दैट ऑफ अ स्फीयर है. क्यों? क्योंकि डिस्टॉर्शन किस लिए होता है? घूमने से. अब मून घूम ही नहीं रहा है, ऑलमोस्ट बहुत धीरे धीरे घूम रहा है, लेकिन उसका डिस्टॉर्शन भी कम है, इसलिए मून इज ऑलमोस्ट स्फेरिकल, अर्थ तो फिर भी थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड है. ठीक है ना, चलो, एनीवे दोस आर द फिजिक्स साइड ऑफ द डिस्कशन. अभी विल कैरी ऑन टुमारो विद मोर सीरियस डिस्कशन एंड आल्सो मोर सब्सटेंशियल डिस्कशन एंड आल्सो मोर मैथमेटिकल डिस्कशन. ठीक है ना, चलो अब कल करते हैं, आगे बढ़ते हैं. देयर आर मोर क्वेश्चंस. प्लैनेट्स में पानी होते हैं नहीं होते हैं, दैट इज डिसाइडेड बेटे बाय एस्केप वेलोसिटी. हमने पढ़ा था ग्रेविटेशन के टाइम. ठीक है, चलो आज के लिए